नमस्कार साथियों। रीट परीक्षा में हिंदी शिक्षण विधियों का जो चैप्टर है वो अति महत्वपूर्ण रहता है। इस चैप्टर से लगभग 10 सवाल पूछे जाते हैं और ये सभी L1 और L2 के जो विद्यार्थी हैं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण रहता है। साथियों, कई शिक्षक साथी है जो अलग अलग तरह की शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है हमारा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपके लिए बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हमने बनाए हैं। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। पहला प्रश्न हमारा है, शिक्षक के द्वारा कौन सा वाचन किया जाता है। जो एक शिक्षक होता है वो कक्षा में कौन सा वाचन करता है? अनुकरण वाचन करता है, आदर्श वाचन करता है, मौन वाचन करता है या द्रुत वाचन करता है? तो शिक्षक कक्षा में हमेशा ही आदर्श वाचन ही करता है और छात्र उसका क्या कहते हैं, अनुकरण करते हैं साथियों। तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ये हिंदी शिक्षण की एक परिभाषा है साथियों। लिखा है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग। कक्षा, आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकरण कक्षा शिक्षण की ये विधि है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण की ये जो परिभाषा है ये किस विद्वान ने दी है? तो ये देने वाले हैं कीथ एचिसन। कीथ एचिसन आपका ए ऑप्शन ही इसमें राइट रहेगा। आपको कुछ परिभाषाएं भी याद करनी साथियों, क्योंकि परिभाषाओं से सवाल बनते हैं। तो ये कीथ एचिसन होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, आदर्श मूल्यांकन की विशेषता कौन सी होती है? तो आदर्श मूल्यांकन की विशेषता जैसे वैधता, विश्वसनीयता या वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी। तो आदर्श मूल्यांकन की तो ये तीनों ही विशेषता रहती है साथियों। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल है, मूल्यांकन प्रक्रिया की दो त्रिकोणात्मक रूप से किसने व्यक्त किया है? यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक यानी त्रिध्रुवीय रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो स्टीनवेंसन ने, ब्लूम ने, मोरेडोक ने या वेस्ले ने? तो मूल्यांकन का त्रिकोणीय रूप आ जाए तो आपको हमेशा ब्लूम ही लगाना साथियों। ये ब्लूम ने ही यहाँ पे दिया है। अगला है, यहाँ पे लिखा है निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों और उत्तरों की जांच किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभदायक होता है? प्रधानाचार्य के द्वारा, विशेषज्ञ टीम के द्वारा, स्वयं परीक्षा के द्वारा, अध्यापक के द्वारा? तो निदानात्मक परीक्षण के प्रश्न पत्रों और उत्तरों की जांच है ना, वो स्वयं परीक्षार्थी के द्वारा होगी, तभी वो अधिक सबसे ज्यादा लाभदायक रहेगी। अगला सवाल है साथियों, पाठ को पढ़ने के पश्चात छात्रों के मन पर उस पाठ को पढ़ने का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? मनो अभिवर्ती कहते हैं, अभिरुचि कहते हैं, ज्ञानोपयोग कहेंगे या अवबोध कहेंगे? तो पाठ पढ़ने के बाद छात्रों को पाठ का प्रभाव पड़ रहा है तो उसे हम अभिवर्ती कहेंगे। आपका ए ऑप्शन इसमें राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल यहाँ पे ये भी एक दोबारा से परिभाषा आ चुकी है साथियों। शिक्षण पद्धति वे तरीका है जिसके द्वारा इस पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? वेस्ले ने, जॉन डीवी ने, स्किनर ने या मॉरिसन ने? तो ये जो परिभाषा ना साथियों ये जॉन डीवी ने दी है। तो ये हिंदी शिक्षण विधि की जो परिभाषा है जॉन डीवी ने दी है। आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, गंभीर वाचन और द्रुत वाचन ये दोनों किसके प्रकार है, यानी किसके भेद है? आदर्श वाचन के, शेषवर वाचन के, अनुकरण वाचन के या मौन वाचन के? तो गंभीर और जो द्रुत वाचन है ना ये दोनों ही मौन वाचन यानी साइलेंट रीडिंग के प्रकार है साथियों। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अगला सवाल यहाँ पे, सामान्य से विशिष्ट की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये किस विधि का सिद्धांत है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रत्यक्ष विधि का या भाषा विशेषज्ञ विधि का? तो सूक्ष्म से कभी भी स्थूल का नाम आ जाए तो आपको यहाँ पर निगमन विधि ही टिक करनी है साथियों। और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी आगमन निगमन विधि के अंदर, सॉरी निगमन विधि, आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा साथियों। इसका उल्टा करेंगे तो हमारी कौन सी विधि आ जाएगी? आगमन विधि आ जाएगी। तो अगला सवाल है, हर्बटे की जो विधि है उसके संबंध में कौन सा कथन है वो ए संगत है? आपको ए संगत बताना है। ये विधि कर्मिक ज्ञान पर बल देती है, बिल्कुल सही है। ये भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त होती है, गलत। ये बाल शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर आधारित है, बिल्कुल सही है। ये आगमन और निगमन दोनों विधियों के गुण है, ये भी सही है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन गलत रहेगा साथ ही, भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं रहती है। अगला सवाल यहाँ पे, व्याकरण शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो मनोवैज्ञानिक तो है फिर भी वो समर्थक अपूर्ण मानी जाती है? निगमन विधि, आगमन विधि, भाषा शेषर्ग विधि या प्रत्यक्ष विधि? तो ये आपकी भाषा शेषर्ग विधि की रहेगी साथियों। डी सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, बार बार प्रयोग करने पर भी यदि कोई परीक्षण है ना वो समान परिणाम देता है तो वो क्या कहलाता है? व्यापक कहलाता है, वस्तुनिष्ठ कहलाता है, विश्वसनीय कहलाता है या वैध कहलाता है? तो किसी भी प्रयोग को अगर बार बार करेंगे तो वो विश्वसनीय कहलाएगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, तो वो क्या है? विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पे हमारा सवाल है, यहाँ पे देखिए परीक्षण के संबंध में भाषा ज्ञान, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे थोड़ा, ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस उपलब्धि परीक्षण में छात्र के भाषा ज्ञान और भावों को अभिव्यक्त करने की जांच होती है? निबंधात्मक परीक्षण में, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में, मानकीकृत परीक्षण में, उपयुक्त सभी में? तो छात्रों के भाषा ज्ञान और भावों को व्यक्त करने की जांच है ना वो केवल निबंधात्मक परीक्षण में की जाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा।
अगला सवाल है सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली जिसे हम सीसीबी कहते हैं, इसका द्वितीय समेटिव है ना वो कब किया जाता है? तो ये मार्च में होता है साथियों। और आपको पता है सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो सीबीएसई ने 2009 में, अक्टूबर 2009 में तो 9वीं में शुरू किया था, और 2010 और 11 से यहाँ पे 10वीं में भी शुरू कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर यहाँ पे होते हैं। अगला सवाल है हमारा प्रायोजना विधि के आविष्कारक किसे माना जाता है? डाल्टन को, किलपेट्रिक को, आर्मस्ट्रॉन्ग को, पियाजे को। तो प्रायोजना विधि को हम प्रोजेक्ट विधि भी कहते हैं, और ये देने वाले कौन है? किलपेट्रिक। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व कौन सा है? शब्द भंडार में अभिवर्ती, साहित्यिक समझ, व्याकरण का उपयोग, उच्चारण की स्पष्टता। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन का मुख्य तत्व होता है आपका उच्चारण की स्पष्टता। आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है हमारा लिखित परीक्षा के द्वारा किसका उचित मापन होता है? भावात्मक पक्ष का, ज्ञानात्मक पक्ष का, क्रियात्मक पक्ष का, इनमें से कोई नहीं। तो लिखित परीक्षा से हमेशा ही ज्ञानात्मक पक्ष का ही क्या करता है? मापन होता है। आपका इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला है यहाँ पर देखो, ये वापस से एक परिभाषा जैसा है। किसने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत और अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण में वर्गीकरण किया है? तो क्लार्क स्टार ने, रेमर्स गेज ने, डगलस हॉलैंड ने या मॉरिसन ने। तो इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। डगलस और हॉलैंड ने इन्हें यहाँ पे 2 वर्गों में यहाँ पे बांटा है। अगला सवाल साथियों स्थूल से सूक्ष्म की ओर पर आधारित कौन सी विधि है? निगमन विधि, भाषा सहस्य विधि, आगमन विधि या अभिकर्मित अनुदेशन विधि। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने वाली विधि है वो है आगमन विधि। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है साचरी विधि का आविष्कार किसने किया है? स्किनर ने किया है, मारिया मॉन्टेसरी ने किया है, जेब हडबर्ट ने किया है, थॉमस और रिस ने किया है। तो साचरी विधि का जो आविष्कार है ना साथियों वो मौर्य मॉन्टेसरी ने किया है। आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे भाषा की शिक्षा देते समय इनमें से किस सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? कौन से सूत्र का आश्रय लेना चाहिए? ज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर या कठिन से सरल की ओर। तो भाषा की शिक्षा हमेशा ही आपको सरल से कठिन की ओर जाना साथियों, तभी छात्र अच्छी तरह से सीख पाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हरित पट पर लिखा जा सकता है पीले चौक से, लाल चौक से, हरे चौक से या काली चौक से। तो पीले चौक से लिखा जाता है। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला यहाँ पे है सीधा जो वाद है वो किस तरह का शिक्षण सामग्री है? सीतावाद। ठीक है, श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य है, इनमें से कोई नहीं। तो सीतावाद है ना वो आपका श्रव्य सामग्री होगा। इसमें ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है बच्चों की मौखिक भाषा का जो सतत बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, शब्द पढ़वाना, सुने हुए शब्दों को वापस दोहराना। तो बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका होगा विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। अगला सवाल है यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न है यहाँ पे जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वे उसकी पूर्ति करता है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो वेद कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाएगा, विश्वसनीय परीक्षण होगा या विभेदकारी होगा। तो जिसके लिए बनाया गया और उसी की पूर्ति करता है तो वो वेद परीक्षण कहलाएगा। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है हमारा सतत और समग्र मूल्यांकन प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, सीसी का उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को रोकना, छात्रों में परीक्षा संबंधी तनाव दूर करना, छात्रों में पाठ्य वस्तु के संबंध में अधिक सूझ और समझ विकसित करना, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन राइट है। इसमें तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट रहेंगे। अगला सवाल है साथियों यहाँ पे लिखा है कमजोर छात्रों की पहचान के लिए किस परीक्षण को काम में लेना चाहिए? कमजोर छात्रों की पहचान के लिए निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण या उपयुक्त में से कोई। तो कमजोर छात्रों की पहचान करने के लिए आपको निष्पत्ति परीक्षण करना होगा, ये माध्यम आपको ढूंढना होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला सवाल है साथियों निम्नलिखित में से किस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं? व्याकरण अनुवाद विधि, सैनिक विधि, प्रत्यक्ष विधि या आगमन विधि। तो यहाँ पर भंडारकर विधि कहते हैं आपको व्याकरण अनुवाद विधि। आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पर दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना की जो रूपरेखा होती है उसमें कौन सा विकल्प आपका नहीं रहता है? विद्यालय का नाम, पाठ के उद्देश्य, प्रकरण या कक्षा वातावरण। तो यहाँ पर कक्षा का जो वातावरण है ना वो इसकी रूपरेखा अंदर रहेगा, बाकी विद्यालय का नाम और ये तीनों ऑप्शन इसमें रहते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे देखो गद्य शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि इसमें नहीं आती है? ठीक है, गद्य शिक्षण की अर्थकथन विधि, विश्लेषण विधि, रसास्वादन विधि या समीक्षा विधि। तो गद्य शिक्षण के अंदर रसास्वादन विधि नहीं आती है, बाकी ये 3 विधियां है वो गद्य शिक्षण की विधियां कहलाती है। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे शेष सवर वाचन का जो अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम क्या रहता है? मौन वाचन, आदर्श वाचन, सामूहिक वाचन या अनुकरण वाचन। तो शेष सवर वाचन अभ्यास कराने का सबसे उपयुक्त साधन होता है आपका आदर्श वाचन, आपका जो भी शिक्षक के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त रहता है? संवेद वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन या आदर्श वाचन। तो आत्मीकरण के पश्चात में जो अर्थ ग्रहण के लिए आपका हमेशा ही मौन वाचन रहता है, यानी साइलेंट रीडिंग। आपका सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। भाषाई कौशल जैसे श्रवण, पठन, उच्चारण और लेखन का विकास है वो कौन सी कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 5 तक, कक्षा 3 से, कक्षा 2 से, कक्षा पहली से। तो कक्षा 5 तक है इन चारों कौशलों का विकास पूर्ण हो जाना चाहिए।
अगला साथ यहाँ पे लिखा है, देखो ये भी वापस मूल्यांकन समझ आ गया। जिस मूल्यांकन पर मूल्यांकनकर्ता के विचारों का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, तो मूल्यांकन की कौन सी विशेषता होती है? वस्तुनिष्ठता, व्यावहारिकता, वैधता या वस्तुनिष्ठता। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रेक्षणों पर मूल्यांकनकर्ता कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो ऑप्शन है वही आपका राइट। अगला सवाल है, कविता शिक्षण का प्रमुख अंग कौन सा है? अर्थबोध है, पठन बोध है, भावबोध है या शब्दार्थ बोध है? तो कविता शिक्षण में आपको पता है हमेशा भावबोध होता है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल यहाँ पे लिखा है, ध्वनि, शब्द और वाक्य के प्रयोगात्मक और क्रियात्मक शिक्षण के प्रमुख कितने उपागम हैं? 2 है, 4 है, 5 है, 3 है। तो इसका आंसर रहेगा 2 ही उपागम होते हैं, भाषा शेषर्ग और रचना शिक्षण उपागम, ये 2 आपके इसके होते हैं। अगला है यहाँ पे देखो, भाषा दक्षता कौशल जो पठन लेखन उच्चारण वाला होता है, ठीक है, LSRW वाला रूल होता है, उसका विकास किया जाता है। उससे क्या होता है, शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, शब्द भंडार और शब्द रचना के ज्ञान कराकर, मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करके, उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट है। ये चारों ऑप्शन भाषा कौशल का विकास किया जा सकता है इससे। अगला सवाल है, श्रवण कौशल के विकास के अवसर प्राप्त कब होते हैं? कक्षा शिक्षण के दौरान, शेष शैक्षिक क्रियाओं के दौरान, कक्षेत्र कार्यकलापों के दौरान, उपयुक्त सभी। तो तीनों ही माध्यम के अंदर यहाँ पे भाषा कौशल के अवसर प्राप्त होते हैं, तो आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, शेष अवर वाचन का अभ्यास है वो कौन सी कक्षाओं में होता है? शेष अवर वाचन माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, इसमें उच्च कक्षाओं में, उपयुक्त सभी। तो शेष अवर वाचन है ना वो हमेशा प्राथमिक कक्षा में होता है, आपका इसमें ए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, पठन मूल्यांकन के कितने उपागम होते हैं? 4 उपागम होते हैं, 5 उपागम होते हैं, 2 उपागम होते हैं, 6 उपागम होते हैं। तो पठन मूल्यांकन का आपको पता है 4 उपागम होते हैं, आपके सी ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे, शैक्षिक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है विद्यार्थियों का वर्गीकरण, किसी विशेष प्रयोजन के लिए विद्यार्थियों का चयन, शैक्षिक संप्राप्ति में विद्यार्थियों की कमजोरी जानना, तो उपयुक्त सभी। तो आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, किस विधि में बालक स्वयं संशोधन करता है? जैक्टोक विधि, पेस्टालॉजी विधि, मॉन्टेसरी विधि, उपरोक्त। तो स्वयं संशोधन करता है वो आपकी जैक्टोक विधि होती है, आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, यहाँ पे देखते हैं। अगला सवाल है, खेल विधि का जो समन्वयन का सिद्धांत है वो किसने दिया? स्किनर ने दिया, पियाजे ने दिया है, किलपेट्री ने दिया, स्टीवेंसन ने। तो ये सिद्धांत साथियों पियाजे ने दिया, आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, इकाई उपागम का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग कब हुआ था? 1920 में हुआ था, आपको इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा है, मारिया मॉन्टेसरी का संबंध है ना वो किस विधि से? मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की है? तो इटली की है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला साथियों, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो सीसी का जो आपका उद्देश्य है, तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है अधिगम और शिक्षण की समग्रता पर बल देना, सही बात है। छात्र की अभिरुचियों और अभिवृत्तियों का मूल्यांकन करता है, सही है। अधिगम के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान हेतु उपचारात्मक शिक्षण, ये भी सही है। इसमें डी ऑप्शन रहेगा, CCE जो होता है सतत व्यापक और मूल्यांकन, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे, सतत और व्यापक मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन को CBSE ने कक्षा 9 में कब से लागू किया है? तो CBSE ने कक्षा 9 में अक्टूबर 2009 में लागू कर दिया है। और अगर हम कक्षा 10 की बात करेंगे, तो कक्षा 10 में 2010 से लेकर 2011 के अंदर यहाँ पे से लागू किया गया था। अगला सवाल है, यहाँ पर ये सवाल दोबारा से आ चुका है। अगला सवाल यहाँ पे, मूल्यांकन शिक्षण आयाम किसके द्वारा प्रेमा प्रतिपादित किया गया है? हर्बर्ट, ब्लूम, डेविंग यंग और डीवी। तो मूल्यांकन शिक्षण उपयोगाम है ये हमेशा ब्लूम ने किया है, तो आपका इसमें तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, खेल विधि से संबंधित जो पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ प्ले, ये किसकी देन है? ड्यूली की है, कॉल्डवेल कुक की है, फ्रोवेल की है, जॉन डीवी की है। तो ये जो बुक है ना ये ड्यूली की है, आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला है, व्याख्यान विधि के बारे में है यहाँ पे। व्याख्यान विधि के संबंध में कौन सा असंगत आपको देखना है? तो ये कम खर्चीली और सरल विधि है, ये विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये विधि करके सीखने में सिद्धांत आधारित है, तो ये ए मनोवैज्ञानिक है। तो व्याख्यान विधि है ना वो करके सीखने पर आधारित नहीं होती, तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या है, असंगत रहेगा। अगला सवाल है, किस विधि की उत्पत्ति है ना वो प्रश्नोत्तर विधि से हुई? सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि से हुई, रसस्वादन विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि या व्याख्या विधि? तो सुकरात की जो प्रश्नोत्तर विधि है ना वही आपकी खंडान्वय विधि कहलाई गई थी, इसकी उत्पत्ति खंडान्वय विधि। अगला सवाल है, यहाँ पर लिखा है, नियम से उदाहरण की ओर सिद्धांत पर कौन सी विधि चलती है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रत्यक्ष विधि या समवाय विधि? तो नियम से, नी का मतलब निगमन, नी से मतलब निगमन, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है साथियों, स्वगति, स्वमूल्यांकन और प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि, अभिकर्मित अनुदेशन विधि, साचर्य विधि, प्रयोजन विधि। तो स्वगति से और स्वमूल्यांकन प्रतिपुष्टि ये जो होती है ये अभिकर्मित अनुदेशन विधि से संबंधित होती है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला है, यहाँ पे लिखा है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है उसके जन्मदाता कौन है? डेजी मॉर्विन है, कॉल्डवेल कुक है, किलपेट्रिक है या हेनरी मॉरिसन है? तो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जो जन्मदाता है वो आपके डेजी मॉर्विन है, आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला है,
देखो ये परिभाषा है, ये थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है। इसमें देखो लिखा है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में उद्देश्य को परिभाषित करना, पाठ्य वस्तु का चयन करना और उसे क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना तथा प्रस्तुतिकरण की विधियों तथा प्रक्रियाओं का निर्धारण करना। ये किस संदर्भ में किसने कहा है, ये कथन किसने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, तो आपको ये कथन है बिनिंग एंड बिनिंग ने लिखा है। किसने लिखा है? बिनिंग एंड बिनिंग ने। तो आपका बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगले सवाल की तरफ, गेस्टाल्ट जो शब्द है ना, वो कैसा शब्द है? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अमेरिकी है, जर्मन है। तो ये एक जर्मन शब्द है साथियों। तो आपका डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला है यहाँ पे देखो, इनमें से किस विकल्प में भाषा कौशल का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे श्रवण कौशल, उच्चारण कौशल, पठन कौशल, अभिनय कौशल। तो यहाँ पर आपका अभिनय कौशल रहेगा, पर इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से दृश्य सामग्री है ग्रामोफोन, सीतावाद, प्रतिरूप या रेडियो। तो दृश्य सामग्री है आपकी केवल प्रतिरूप होगी, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके श्रव्य सामग्री है। अगला है, पाठोपरांत मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? पाठ के बाद में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, वाक्य प्रयोग या निबंधात्मक। तो वाक्य प्रयोग नहीं होता है, बाकी तीन ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। अगला सवाल है साथियों, प्रायोजना विधि की क्या विशेषता है? तो ये बालकों की मानसिक विकास में सहायक होती है, करके सीखने में बल देती है, ये मनोवैज्ञानिकता और समुदाय की प्रवृत्ति है, उपयुक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला है, खेल विधि को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो खेल विधि तो आपको पता ही है किसने दी है। तो खेल विधि किसने दी है? कॉल्डवेल कुक ने दिया। तो आपको इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है साथियों, मौन वाचन का अभ्यास होना चाहिए नियमित रूप से, कभी कभी, अनियमित रूप से या शारीरिक रूप से। तो मौन वाचन को हम कहते हैं साइलेंट रीडिंग, और ये आपकी नियमित रूप से होनी चाहिए, तभी आपके उच्चारण में शुद्धता आती है और आप अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला साथियों यहाँ पे प्रश्न है, डॉक्टर BS ब्लूम का जो मूल्यांकन प्रणाली इन्होंने दी है त्रिध्रुवीय, उसमें 3 तत्व दिए। तो 3 तत्वों के नाम क्या है? तो मैं आपका डायरेक्ट ऑप्शन बताना आपको, पहला शिक्षण उद्देश्य होता है, दूसरा मूल्यांकन होता है और तीसरा अधिगम अनुभव होता है। इसमें 3 आपके यहाँ पे रहते हैं साथियों। अगला सवाल है यहाँ पे, ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। ब्लूम ने क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष तो कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में या 5 भागों में? तो ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है ना, वो आपके यहाँ पर 4 भागों में बांटा है। कितने में? 4 भागों में बांटा था। आपका इसमें या ऑप्शन आपका ए वाला राइट रहेगा। अगला है देखो, ये परिभाषा है, थोड़ी सी बड़ी परिभाषा है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो, शिक्षण वे प्रक्रिया है जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है और कम परिपक्व व्यक्ति की अग्रिम शिक्षा हेतु परिपक्व व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है। तो शिक्षण के समय परिभाषा किसने दी है? तो ये पहला ही ऑप्शन आपके मॉरिसन ने दी साथियों। आपका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा साथियों। तो अगला सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे निम्न में से कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का है नहीं है? वस्तु विश्वसनीयता, अभिव्यक्ति, व्यापकता, वैधता। तो अभिव्यक्ति इसमें नहीं रहता साथियों। यहाँ पर लिखा है देखो, नहीं है तो आपका हाँ अभिव्यक्ति वाला नहीं रहेगा साथियों। अगला ये आपके अगला सवाल है साथियों, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? चित्र वर्णन, प्रश्नोत्तर विधि, निबंध लेखन या रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो आपकी चित्रण विधि रहेगी। तो आपका ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं या 2 भेद होते हैं? तो रचना शिक्षण के ना वो मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर रचना शिक्षण के जो भेद होते हैं वो आपके 4 होते हैं। ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, दल शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दल शिक्षण रूस से, अमेरिका से, जापान से या भारत से? तो दल शिक्षण की जो शुरुआत है ना वो अमेरिका से हुई है। आपकी बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है गद्य शिक्षण की प्रमुख विधि है अर्थकथन विधि, व्याख्यान विधि, समीक्षा विधि, उपयुक्त सभी। तो ये चारों ही विधियां जो तीनों विधियां आपकी गद्य शिक्षण की है। आपका इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला है, पठन कौशल का उद्देश्य है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, सही बात है। उच्चारण संबंधी त्रुटियां दूर करना, ये भी सही है। वक्ता के मनोभाव को समझना, ये नहीं रहेगा। तो आपको ए और बी दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट रहेंगे साथियों। ये यहाँ पर एक परिभाषा है, इकाई सीखने वाले के लिए महत्वपूर्ण अनुशीलनों को प्रभावित करने हेतु बनाई गई सूचनाओं और अनुभवों की एक संगठित व्यवस्था है। इकाई विधि के बारे में कौन सा कथन? वेस्ले और ओके। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किस स्तर पर गद्य शिक्षण के लिए उपयोगी होती है? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर? तो ये माध्यमिक स्तर के लिए रहती है। आपकी सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला है, यहाँ पे देखो लिखा है, हिंदी में संधि पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि, भाषा सहस्य विधि, प्रयोग विधि, आगमन विधि। तो संधि पढ़ाने के लिए जो सबसे बेस्ट विधि रहेगी वो आगमन निगमन रहेगी आपके साथियों। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल है, विद्यार्थियों में सब अध्ययन की प्रवृत्ति पैदा करने के लिए अध्यापक किस कार्य को अधिक महत्व देगा? दोहन कार्य को, मौखिक कार्य को, गृह कार्य को, असाइनमेंट को? तो गृह कार्य को देगा। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा साथियों। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा है? प्रतिक्रिया व्यक्त करना, प्रश्न पूछना, परिचर्चा करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन रहेगा। ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट रहेगी। हिंदी शिक्षण वीडियो के ये अति महत्वपूर्ण सवाल है। आप इन सवालों को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सवाल है। किसी परीक्षण के लिए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सभी बालकों के द्वारा दिया जाता है, तो ये परीक्षण का कौन सा गुण का अभाव रहेगा?
तो विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता या व्यावहारिकता? विभेदकारिता, ये किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं कर रहा, तो विभेदकारिता से ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा साथियों।